अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की ट्रेनिंग है, नए और पुराने सेलर्स के लिए आप लोग जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आती हैं कि ये जो सेलर्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सपोज़ फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बिक रहा है, तो वो क्यों बिक रहा है, या 150 का बिक रहा है तो वो क्यों बिक रहा है? क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस जो मैन्युफैक्चरर्स बना के दे रहे हैं वो 70 रुपये 80 रुपये बिक रहा है और वो 150 रुपये का बिक रहा है। तो उसमें तो बहुत सारे खर्चे हैं, फ्लिपकार्ट का भी कमीशन है, कस्टमर की जो शिपिंग है वो भी देनी है, तो यहाँ पे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है, इतने प्राइस पे कैसे बिक रहा है, और हम अगर आएंगे तो हम क्या बेचेंगे इस कैटेगरी में, ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमें बचेगा क्या। बहुत सारे पॉइंट मैंने गैदर किए हैं जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ, मैं अभी जैसे ये समर गुजरा है, अब मैं गर्मियों के मेरे पास प्रोडक्शन है, मैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में करता हूँ। गर्मियों का मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट मैंने सेल करना शुरू करे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मेरे सेल नहीं हो पाते हैं, या कुछ ऐसा स्टॉक रह जाता है जिसकी वजह से मेरे वेयर हाउस में जगह रहती, मतलब जगह उस प्रोडक्ट की वजह से घिरी रहती है, स्पेस नहीं होता है कि मैं उन नए प्रोडक्ट को कहाँ पे रखूँ। ये जो गर्मी का प्रोडक्शन है मेरे पास, अब उसको स्पेस करने के लिए मुझे ये हटाना है प्रोडक्ट, तो वो प्राइस में जो हूँ कम प्राइस में उसको बेचना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे रेन का सीज़न यानी कि बरसात का जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए रेनकोट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, ये प्रोडक्ट इस टाइप के लाने हैं अपने वेयर हाउस में, तो इनके लिए स्पेस खाली करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे सेलर्स अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में होते हैं। सपोज़ कोई शूज़ बेच रहा है, कोई गारमेंट बेच रहा है, कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रहा है, तो ये इतनी सारी कैटेगरीज़ को हैंडल करना ईजी नहीं होता है। तो होता क्या है, जनरली वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर को शिप करते हैं। अब वो प्रोडक्ट शिप करें और उस प्रोडक्ट पे कस्टमर कुछ नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, या नेगेटिव रेटिंग दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रेटिंग है वो डाउन हो जाती है। तो इसको अपग्रेड करने के लिए, उसको सुधारने के लिए सेलर्स क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट 100 रुपये का है उसको 150-200 रुपये में बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ऑर्डर्स का रेशियो है, रेट है, वो बढ़ जाता है। और ये डिपेंड करता है, ऑर्डर रेट बढ़ गया तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो गया कि जब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ गए, जो रेटिंग है वो उसमें कैलकुलेट होगी, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं उतना कम इफ़ेक्ट आपकी रेटिंग में होगा। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए भी सेलर्स करते हैं जनरली, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है इस प्राइस पे नहीं बिकना चाहिए, वो अल्टीमेटली उस प्राइस पे बिकना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से प्राइस इतने कम हमें देखने को मिलते हैं। एक और रीज़न ये है कि जब आपकी कंपनी का साइज़ छोटा होता है, तब आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 3 4 एम्प्लॉयज़ हैं, आप उसको अपने एंड से मैनेज कर सकते हैं। जब आपकी कंपनी का साइज़ बड़ा हो जाता है तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट कम प्राइस पे बेचने पड़ते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपको काम भी देना है, उनको काम आप नहीं देंगे तो वो भी बोर होंगे, और जो आपका एक मैं बोलूँ फ्यूचर में होने चाहिए स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर की तरफ आप नहीं जा पाएंगे। तो आपको उनको हाथ चलाने के लिए यानी कि काम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से सेलर्स प्राइस डाउन करते हैं। मैं भी कुछ अपने ऐसे प्रोडक्ट रेट टू रेट सेल करता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना बिज़ी रहें अपना वर्क करने में, और मैं भी मेंटली सेटिस्फाई रहूँ कि हाँ मुझे ऑर्डर्स तो आ रहे हैं। वो बात अलग है कि कम मार्जिन पे या बिल्कुल रेट टू रेट में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। कुछ हमें एंट्री पॉइंट्स भी रखने पड़ते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। एंट्री पॉइंट मीन्स कि आपका कस्टमर आपके जो शॉप है उसमें आए। आपने बहुत सारे मॉल्स में देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं जो वो प्रोडक्ट जो है बहुत कम प्राइस पे बिकते हैं, बट आप जैसे ही अंदर जाते रहते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट देखते रहते हैं, तो उन प्रोडक्ट पे जब आप देखते हैं तो प्राइस वो आपको मतलब इतने ऑफ उसमें नहीं मिलता, उसमें जो डिस्काउंट है वो उतना नहीं मिलता। तो यही एक रीज़न होता है कि सपोज़ मैं अगर सेलर हूँ और मैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में कर रहा हूँ, तो कुछ कैटेगरीज़ जो है मुझे कम प्राइस पे सेल करनी पड़ेंगी, जिससे कि कस्टमर मेरा एंट्री करे मेरी शॉप पे, और जब शॉप पे एंट्री कर ले तो वो जो प्रोडक्ट मैं हाई प्राइस के बेचना चाहता हूँ, तो वो प्रोडक्ट मेरा कस्टमर लेके चले जाए। एंट्री पॉइंट बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रोडक्ट प्राइस टू प्राइस बेचने पड़ेंगे। और जनरली होता ही है कि आप कोई सी भी कैटेगरी में देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस पे प्रोडक्ट बिकते हुए दिखते हैं, बट आप उन सेलर्स के अगर डिफरेंट प्रोडक्ट जो प्रॉपरली इस डिज़ाइन पे काम करते हैं, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप देखेंगे
तो वो उसको थोड़े हाई प्राइस पे ही बेचते हैं। यानी कि यहाँ से ये भी है कि आपको एक एंट्री पॉइंट बनाना है जिससे कि आप अपने कस्टमर को एंट्री करा सकें और फिर अपने जो प्रोडक्ट जिस पे हाई मार्जिन करना है वो आप कमा सकें। तो दूसरे सेलर्स को दिखने में यही लगेगा कि हाँ ये जो है, या फिर दूसरे मतलब जो नए सेलर्स आ रहे हैं जो एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें यही लगेगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं भाई ये तो रेट टू रेट बिक रहे हैं। तो वो रेट टू रेट नहीं, एक्चुअली वो जो है एंट्री पॉइंट होता है कस्टमर्स के लिए। प्रोडक्ट एजिंग क्या हुआ? प्रोडक्ट एजिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्लीपर्स या फिर फुटवेयर या फिर गारमेंट अगर हम देखें, उन प्रोडक्ट को जब हम मंगाते हैं तो हमारे पास वो फ्रेश आते हैं। बट अगर यहाँ पे हम फुटवेयर का एग्जांपल लेता हूँ मैं, फुटवेयर में आप शूज़ अपने पास रखिए, आप पैक करके रखिए और उस अपने वेयर हाउस में प्रॉपरली उसको रखिए। अगर वो 3 महीने 4 महीने के अंदर नहीं बिका वो प्रोडक्ट आपका, तो उसकी पेस्टिंग आउट होने लगती है। पेस्टिंग मीन्स जहाँ से सोल और जो फैब्रिक है वो जब चिपकता है वहाँ से, तो वो आउट होने लगती है, रखे रखे वो प्रोडक्ट जो है मतलब एक तरीके से ख़राब होने लगता है। तो ये एजिंग भी आपको देखनी पड़ती है जिसकी वजह से आप प्राइस डाउन करते हैं। सेम गारमेंट में अगर गारमेंट आपका रखा रहेगा, पैक होके रखा रहेगा, वो बात उसमें नहीं आएगी क्योंकि प्रोडक्ट का जो अपना एक स्ट्रक्चर है वो लूज़ कर जाता है, चाहे वो कोई सा भी हो, शूज़ हो, स्लीपर हो, गारमेंट हो। तो उसकी एजिंग भी हमें देखनी है और उस पे ध्यान रखते हुए हमें प्राइस को भी डाउन करना पड़ता है। क्योंकि प्रोडक्ट अल्टीमेटली अगर हम उसको नहीं बेचेंगे, अपने पास ही रखेंगे कि हमने एक डिसाइड कर लिया कि हमें इतना मार्जिन बचना चाहिए, इतना प्रॉफिट रखना चाहिए, और पता लगा वो प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में ही ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से जो है सेलर्स जो हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए प्राइस डाउन करते हैं और हमें लगता है कि प्राइस बहुत कम प्राइस पे प्रोडक्ट बिक रहा है। अब बहुत सारे सेलर्स के माइंड में ये भी आता है कि बहुत सी ऐसी ब्रांड्स हैं जो वो प्रोडक्ट जो है जिस प्राइस पे जेनरिक बिक रहा है प्रोडक्ट, वो ही प्राइस पे ब्रांड्स भी बेच रहे हैं। तो ये वजह नहीं है कि जो जेनरिक बेच रहे हैं उसी प्राइस पे ब्रांड बेचें ना। मेन वजह यह है कि अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना, अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज कराना कस्टमर को, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। देखिए अगर हम इसको अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर एक ब्रांड है, उस ब्रांड को मार्केटिंग करनी है तो वो न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, वो सोशल मीडिया पे ऐड करेंगे, तो वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट, वहाँ में उनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अगर वो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचें और कम प्राइस पे बेचने के बाद कस्टमर, क्योंकि कस्टमर जब ख़रीदता है, जो ऑनलाइन कस्टमर है वो काफ़ी मतलब देख के प्रोडक्ट लेता है कि हाँ इस ब्रांड का ले रहा हूँ मैं, तो उससे वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि हाँ इस ब्रांड का ये सस्ता आइटम भी इतना अच्छा था। तो ये वजह है कि वो ब्रांड्स कुछ सस्ते आइटम बेचते हैं जो जेनरिक प्रोडक्ट में बिकते हैं, उसी टाइप के प्रोडक्ट, जिससे कि वो डिफरेंट उनके प्रोडक्ट्स जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं या हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट को कस्टमर ख़रीद के जाए। तो अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज कराने के लिए भी सेलर्स जो हैं प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हैं। अगर मेरे पास प्रोडक्ट है कोई, मेरा रेटिंग अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो मैं उसी जैसा प्रोडक्ट उसके प्राइस डाउन करके, जो पुराना प्रोडक्ट है, क्योंकि रेटिंग और रिव्यूज़ जब आना शुरू हो जाते हैं तो वो अल्टीमेटली आपका खुद फ्लिपकार्ट या फिर उसको खुद पुश करता है फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वो प्रोडक्ट पे प्राइस डाउन कर देता हूँ, कस्टमर के रिव्यूज़ है, रेटिंग है, तो मेरे नए कस्टमर्स भी इन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि नए कस्टमर भी आना शुरू हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को देख के। अब जो मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा तो जो मैंने मार्जिन यहाँ पे कम किया है वो मैं यहाँ पे बढ़ा दूँगा। तो मेरे अगर 100 ऑर्डर इसके प्रोडक्ट के आ रहे हैं तो 10 ऑर्डर इसके भी आएंगे, तो मैं जो मार्जिन का मैंने उधर कम करा था कस्टमर के लिए, मैं यहाँ पे कमा सकता हूँ। तो मेरा ब्रांड भी रिकॉग्नाइज हो गया और जो मेरा लॉस एक तरीके से दिख रहा है, लॉस हो रहा है, बट वो लॉस नहीं है, वो मेरा अपना ब्रांड को रिकॉग्नाइज कराने के लिए, रिकॉल कराने के लिए कस्टमर्स के लिए पॉइंट है। तो बहुत सारे सेलर्स ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट जो है कम प्राइस पे बिक रहा है और मैं क्यों बेचूं, या मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि वो एक्सपीरियंस सेलर्स होते हैं, पुराने सेलर्स होते हैं, आपको नहीं पता। ये सारे पॉइंट जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से थे वो मैंने बताया आपको। ये सारे पॉइंट्स आप कंसिडर तभी कर पाएंगे जब कुछ आप पुराने हो जाएंगे, कुछ आप पुराने सेलर हो जाएंगे। आप किसी को भी ये जज नहीं कर सकते, किसी भी सेलर को, कि ये इतने कम प्राइस पे क्यों बेच रहे हैं।
उसकी बहुत सी वजह हो सकता है वो रेटिंग के लिए, हो सकता है वो कस्टमर पकड़ने के लिए, हो सकता है कि वो जो है अपने एम्प्लॉय का जो वो हाथ है उसको चलाने के लिए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जो रेंट है उसको निकालने के लिए, यानी कि आपको नहीं पता कि पर्सनली वो सेलर किस चीज़ पे काम कर रहा है और किस चीज़ पे वो फ़ोकस्ड है। तो आप किसी भी सेलर को देख के अपना प्राइस कम मत करिए, या आप ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे ई-कॉमर्स में करके क्या फ़ायदा है, ये प्रोडक्ट तो इतने का बिक रहा है।